उसने पाकिस्तान की आड़ में चीन को एक सबक दे दिया। हमारे लूपहोल्स और हमारी मजबूतियां उसके पास पहुंच गई हैं। जब हमारे हवाई जहाज अलग अलग वायु सैनिक अड्डों से टेक ऑफ किए पाकिस्तान पे हमला करने के लिए 7 मई तड़के सुबेरे, चीन ने तभी, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे थे अलग अलग वायु सैनिक अड्डों से, चीन ने तभी पाकिस्तान को इत्तला कर दिया था कि भारत के इतने हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं। जब ये हवाई जहाज टेक ऑफ हुए तब इन्हें ऑर्डर था डेटर का, यानी कि दुश्मन के दिल में खौफ डालने का। पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष ने ऑर्डर्स चेंज किए, डेटर से कर दिया डिस्ट्रॉय, यानी बर्बाद कर। और उसके बाद जो हुआ हम सारे जानते हैं। उस पे साफ लिखा है कि चीन के 3 कोर इंटरेस्ट है। एक है ताइवान, एक है स्प्रैटले आइलैंड्स, तीसरा है भारत का अरुणाचल प्रदेश। जब कोई भी जमीन का टुकड़ा चीन के कोर इंटरेस्ट में आता है तो इसका मतलब होता है कि चीन उसे सैनिक तरीके से हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। चीन के अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्ध पोत का निर्माण दिन रात हो रहा है चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में। ये 2 देश बड़े क्लियर हैं, उन्होंने भारत पे जंग छेड़नी ही छेड़नी। तो पाकिस्तान ने चीन के सारे हथियार इस्तेमाल किए। चीन को लाइव लेबोरेटरी मिल गई अपने हथियारों को टेस्ट करने की, क्योंकि अब यह आधुनिक हथियार चीन इस्तेमाल करेगा अगले साल ताइवान के जंग के लिए। बांग्लादेश किधर भी खड़ा हो जाएगा, बिन पेंदी का लोटा है, विश्वास का नहीं रह गया है। जैसे हर पाकिस्तानी के लिए नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू कश्मीर, वैसे ही हर चीनी नागरिक के लिए नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान। शी जिनपिंग को एहसास हो गया सिंदूर के बाद कि अगर पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान का नेतृत्व कर सकता है इस जंग में, वो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ी हैं, अगले समय में ये भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करें। जितने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो 20 मिनट में अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ये बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री से आना अपने आप में एक चिंता और चेतावनी की बात है। तो हम इस प्रकार के दुश्मन के साथ हम जूझ रहे हैं। असल दुश्मन आपका चीन है, जो पाकिस्तान से भी आपका हिसाब बराबर करवाएगा। आप जैसा फौजी अफसर भी है जिसको ये पता है कि 2030 के बाद घर बैठे बिठाए भारत को किसी ना किसी मुसीबत में लाद दिया जाएगा जबरदस्ती। जब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश की मिली भगत से भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे। कोई फौजी अफसर इस बात को नहीं बोल रहा है, सब आज के मौजूदा हालातों बात कर रहे हैं। सैल्यूट है सर इस बात के लिए। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से अलग। वो जंग शुरू हो गई है, अमेरिका और इजराइल ने की है। ईरान कहता है खत्म भी तुम ही करोगे। कैसे करोगे तुम जानो। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सर पांचों पड़ोसी भारत के इस वक्त बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़ा बहुत एक दूसरे को मारपीट रहे हैं जब मौका मिलता है। ये सर तूफान से पहले की शांति है क्या। संजीव जी, पिछले साल 23 दिसंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन ने अपनी कांग्रेस को, अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट सबमिट की जो कि चीन के ऊपर थी। उस पे साफ लिखा है कि चीन के 3 कोर इंटरेस्ट है। एक है ताइवान, एक है स्प्रैटले आइलैंड्स, तीसरा है भारत का अरुणाचल प्रदेश। जब कोई भी जमीन का टुकड़ा चीन के कोर इंटरेस्ट में आता है तो इसका मतलब होता है कि चीन उसे सैनिक तरीके से हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। 4 बड़े बिंदु हैं पब्लिक डोमेन में जो कि साफ दर्शा रहे हैं कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। पहला, आज जब आप और हम बात कर रहे हैं तो चीन के अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्ध पोत का निर्माण दिन रात हो रहा है चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में। और इस वक्त चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। दूसरा बिंदु, चीन का पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2030 में खत्म होगा।
और हम सारे जानते हैं कि सीपेक कितना अनिवार्य है चीन के लिए, जो उसका मलक्का डिलेमा है उससे दूर होने के लिए। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, 6 जिनके साथ हमारा जमीन का बॉर्डर है, 2 जिनके साथ हमारा समुद्र का बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर जिसे कहते हैं। 8 में पड़ोसी मुल्कों में से 2 तो हमारे कट्टर दुश्मन है, चीन पाकिस्तान, उनको हम निकाल दीजिए। बाकी बचे 6। 6 में से सिर्फ एक भूटान है आज की तारीख में जो पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है। बाकी 5 पूरी तरह चीन के गिरफ्त में है। अब हमने देखा कि 5 अगस्त 2024 से 17 फरवरी इस साल, तकरीबन 18 महीने के मोहम्मद यूनूस के कार्यकाल में भारत विरोधी गतिविधियां, बातें, बयान बहुत हुए बांग्लादेश में। लेकिन सब कुछ बदल गया, या दिख रहा है कि बदल गया है, 17 फरवरी से जब तारिक रहमान ने शपथ ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की। तब से कोई ऐसा भारत विरोधी बयान नहीं आया। ये अच्छी बात है, लेकिन अगले 6 महीने देने बहुत जरूरी होंगे बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान और चीन भी चुप तो बैठेगा नहीं। जो उसने 18 महीने में बेशुमार पैसा ताकत लगाई है वहां पे अपने सोर्सेस कल्टीवेट करने के लिए, वो अब उनको दोबारा रीइग्नाइट करने की कोशिश करेगा। तो अगले 6 महीने बांग्लादेश की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। नेपाल में चुनाव हो गए हैं, बालन शाह जो जीत गए हैं और कभी भी वो शपथ ले सकते हैं नेपाल के अगले प्रधानमंत्री की। लेकिन एक बात साफ है संजीव जी, जहां तक चीन पाकिस्तान है, वो तो अपने टू फ्रंट वॉर के लिए जंग छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे 2030 के बाद। हम जितना भी पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे मित्र बन जाएं, जितनी उनकी बातें मान ले, ये दो देश बड़े क्लियर है, उन्होंने भारत पे जंग छेड़नी ही छेड़नी है। तो ये जो आपने सही आंकड़े लगाए, ये जो अभी हमें शांति सी दिख रही है, ये लल बिफोर द स्टॉर्म है। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, ये लल बिफोर द स्टॉर्म ऐसे नहीं कि 5 साल तक शांति रहेगी। इंडिया टुडे में एक खबर छपी है कि पाकिस्तान में 5,000 युवकों की ट्रेनिंग हो रही है समुंदर के ऊपर, वाटर ट्रेनिंग। 5,000 युवकों की ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान के 6 शहरों में, पानी के ऊपर वाटर ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। क्योंकि पिछले साल पहलगाम के बाद जब सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान ने चीन के सारे हथियार इस्तेमाल किए। चीन को लाइव लेबोरेटरी मिल गई अपने हथियारों को टेस्ट करने की, क्योंकि अब यह आधुनिक हथियार चीन इस्तेमाल करेगा अगले अगले साल ताइवान के जंग के लिए। सोडी साहब, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे जहन में अब सवाल नहीं बचते हैं। मेरे सवाल आपको देने से पहले आपने हर एक का जवाब दे दिया है। अब कुछ सोडी साहब कहते नहीं बन रहा है आपकी बातचीत सुनने के बाद। चीन क्या करेगा आपने बता दिया, क्यों करेगा भारत के साथ। पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या करेगा चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ, ये आपने बता दिया है। नेपाल को अभी देख के ना खुश होने की जरूरत है, ना रंज पालने की जरूरत है, वहां सरकार बनने दीजिए। बांग्लादेश किधर भी खड़ा हो जाएगा, बिन पेंदी का लोटा है, विश्वास का नहीं रह गया है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी 6 महीने का वक्त दीजिए कि ये नई हुकूमत किधर को घूमती है, इसका रुख क्या होता है। ये तो आपने जियो पॉलिटिक्स, विदेश नीति, सैन्य नीति, सामरिक नीति, वैश्विक, सब कुछ आपने बता दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जूझ रहा है, क्या उस पाकिस्तान को इतनी फुर्सत है चीन के साथ मिलकर वही पाकिस्तान 2030 में 3.5 फ्रंट वॉर पे भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश के खड़ा हो सके। 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन करेगा, भारत को अंदरूनी तौर पर अस्थिर करने के लिए। और तीसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। अब जो पहला पॉइंट था परमाणु हथियार का, वो तो 2830 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरा कर लिया। जो दूसरा पॉइंट था आतंकवाद का, वो उसे ज्यादा समय रुकना नहीं पड़ा। 3 साल बाद ही पंजाब में उसने आतंकवाद का समर्थन किया, जहां आतंकवाद 15 साल चला। और जैसे पंजाब में आतंकवाद खत्म हो रहा था 1989 के एंड से,
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करना शुरू किया, जो 36 साल हो गए हैं और अब तक आतंकवाद वहां चल रहा है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट था मुल्तान कॉन्फ्रेंस का, वो पाकिस्तान को कहीं सफल होते हुए दिख नहीं रहा था। वो था भारत पे जंग करना जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन सब कुछ बदला 14 मार्च 2013 को, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बार। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने 2013 में, उन्हें यह एहसास हो गया कि जितनी बेशुमार दौलत के साथ चीन बैठा है, अब वक्त आ गया चीन के सैनिक लक्ष्य पूरा करने के लिए। और चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी के लिए नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू कश्मीर, वैसे ही हर चीनी नागरिक के लिए नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान। लेकिन ताइवान पे जंग करने के लिए चीन को एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, मलक्का डिलेमा। क्योंकि चीन का 80% तेल और 90% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होता है। और अगर मलक्का स्ट्रेट को अमेरिकी नौसेना या भारतीय नौसेना ब्लॉकेट कर दें, तो चीन के पास कुछ नहीं पहुंचेगा। तो मलक्का डिलेमा को सुलझाने के लिए शी जिनपिंग ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की के हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2015 को हुए, जब शी जिनपिंग पहली बार पाकिस्तान के दौरे पे गए। और उसके बाद सीपैक का काम शुरू होने लग गया। और सीपैक में एक अहम कड़ी है जिंगजियांग ग्वादर का रोड। और उसके बाद चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती रही। कई बिंदु है, लेकिन समय की कमी है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि शी जिनपिंग को एहसास हो गया सिंदूर के बाद कि अगर पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान का नेतृत्व कर सकता है इस जंग में, वो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो शी जिनपिंग के कहने पे पाकिस्तान ने पहले जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। फिर 13 नवंबर पिछले साल को 27वां संशोधन किया संविधान में पाकिस्तान के, जिसमें असीम मुनीर को आजीवन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया। अब शी जिनपिंग को पूरी तरह एक पकड़ मिल गई पाकिस्तान पे। आदमी भी उनका है असीम मुनीर, सैनिक तैयारी भी चल रही है, आर्थिक की कमी तो पैसे की है नहीं चीन को। तो ये जो पूरा एक समीकरण खेला गया शी जिनपिंग आने के बाद, पाकिस्तान का जो सपना था या जो निर्णय था मुल्तान कॉन्फ्रेंस के तीसरे पॉइंट का, पाकिस्तान को लगने लग गया कि हाँ, ये अब हम इसके लिए जंग कर सकते हैं। चीन आ गया है, तो ये जो समीकरण है पूरी तरह बदल गया है। तो ये पूरा ये जो खेल खेला गया है, ये शी जिनपिंग के दिमाग में खेल, जहां पे पूरी तरह पाकिस्तान को अब चाइना के नीचे कर लिया गया है। तो ये जो टू फ्रंट वॉर की बात हो रही, चीन पाकिस्तान तो निश्चित तौर पे 2030 के बाद कभी भी युद्ध करेंगे। अब चाहे बांग्लादेश आए ना आए, बात अलग है। हमारा आधा फ्रंट, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताना चाहूंगा कि आधा फ्रंट कितना खतरनाक है। तो ये पूरी समीकरण जो बन रहा है 3.5 फ्रंट वॉर का बन रहा है। पिछले साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने बयान दिया जिस तरह से चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने समय में ये भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। सूरी साहब, एक सवाल आ रहा है आपसे बातचीत के दौरान, आपकी ही बातचीत से निकल के। हमेशा दुश्मन पे वार करने से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेता है। एक लाइन में 3 बार मैंने दुश्मन कहे हैं। जब भी कोई दुश्मन अपने दुश्मन पे वार करता है, तो दुश्मन की ताकत का अंदाजा पहले लगा लेता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे, जिसमें हम जश्न मना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने नोबेल पुरस्कार शांति का देने की मांग उठा दी, हवा में कागज पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए तमाशे खूब हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर उसने पाकिस्तान की आड़ में चीन को एक सबक दे दिया? हमारे लूपहोल्स और हमारी मजबूतियां उसके पास पहुंच गई हैं कि भारत अगर वॉर के टाइम पे रिएक्ट करेगा, हमें जवाब देगा किसी को भी, तो वो क्या हैसियत रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? हो सकता है मेरा सवाल बेवकूफाना हो, लेकिन सर ये सवाल बहुत गहरा है जो मेरे जहन में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की खुशी मना रहे हो, लेकिन साहब आपकी ताकत का एहसास भी दुश्मन को हो चुका है, और वो भी वो दुश्मन छिपा हुआ जो घात लगाए बैठा है। संजीव जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है।
ये सिंदूर के बात की बात नहीं है। सिंदूर शुरू होने से पहले ही जब हमारे हवाई जहाज अलग अलग वायु सैनिक अड्डों से टेक ऑफ किए पाकिस्तान पे हमला करने के लिए 7 मई तड़के सुबेरे, चीन ने तभी, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे थे अलग अलग वायु सैनिक अड्डों से, चीन ने तभी पाकिस्तान को इत्तला कर दिया था कि भारत के इतने हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं। और भारत के हवाई जहाजों जब टेक ऑफ कर रहे थे तो पाकिस्तान वायुसेना के 45 लड़ाकू विमानों को एयरबोर्न कर दिया गया। 7 मई तड़के सुबेरे पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष पाकिस्तान के वायुसेना मुख्यालय में पिछले कुछ दिनों से दिन रात वहीं सो रहे थे। और जैसे ही चीन से खबर आई कि भारत के इतने हवाई जहाज टेक ऑफ कर गए हैं, फौरन पाकिस्तानी वायुसेना मुख्यालय को इत्तला कर दी गई। पाकिस्तान के वायुसेना मुखिया को उठाया गया नींद से और पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान के 45 हवाई जहाजों को ऑर्डर दिया टेक ऑफ का। जब ये हवाई जहाज टेक ऑफ हुए तब इन्हें ऑर्डर था डेटर का। जी। डेटर डेटर अंग्रेजी शब्द होता है, यानी कि दुश्मन के दिल में खौफ डालने का। लेकिन जब ये हवाई जहाज पाकिस्तानी वायुसेना के पूरी तरह उड़ान भर चुके थे तो पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष ने ऑर्डर्स चेंज किए, डेटर से कर दिया डिस्ट्रॉय, यानी बर्बाद कर दो। और उसके बाद जो हुआ हम सारे जानते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को चीन ने पूरी तरह इतलाक कर दिया था कि भारत के कितने हवाई जहाज कहां कहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि चीन को पता था कि भारत कभी ना कभी पाकिस्तान पे ये हमला करेगा। तो जहां तक आपका प्रश्न, आपके प्रश्न में बहुत गहराई है। अब हमारे सामने एक अलग दुश्मन है, टू फ्रंट, चीन और पाकिस्तान। 1998 में भारत के तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का बयान बिल्कुल सही और सटीक था। हम एक बड़े दुश्मन के सामने हैं जिसका नाम है चीन। जितने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो 20 मिनट में अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ये बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री से आना अपने आप में एक चिंता और चेतावनी की बात है। तो हम इस प्रकार के दुश्मन के साथ हम जूझ रहे हैं। पाकिस्तान जगजाहिर दुश्मन है, लेकिन जो पीठ के पीछे आपके बैठा हुआ है उससे सतर्क रहिए। असल दुश्मन आपका चीन है, जो पाकिस्तान से भी आपका हिसाब बराबर करवाएगा जरूरत पड़ने पे, और आपको कमजोर करने के लिए खुद भी संकोच नहीं करेगा आपसे भिड़ने के लिए। पाकिस्तान और चीन है, यहां भारत खामोश होकर नहीं बैठ पाएगा ये कह के कि हम तटस्थ हैं। हम तटस्थता की नीति अपना रहे हैं, जैसा भारत की हिंदुस्तानी हुकूमत इस टाइम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही खूनी जंग में कह रही है कि हम इसलिए खामोश हैं क्योंकि हम तटस्थ हैं।